देखिए टॉपिक को समझिएगा। हेडिंग क्या पड़ी है? डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब क्या एग्जैक्ट दिखाई पड़े, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ और तो नहीं है, यही मतलब हुआ। हमने आपको बताया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की दी हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एम बोले तो एम क्या है? एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए कंडीशन क्या थी? इसके लिए कंडीशन ये थी कि डेवर एम अपान क्या करेंगे, जिसके साथ ये है उसके रेस्पेक्ट नहीं करते, दूसरे साथ करते। डेवर एम वाई इज इक्वल टू डेवर एन बाई डेवर एक्स। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करता है तो हम क्या कहते थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट थी, हम वही जैसे वो कोई कार्यक्रम नहीं स्टार्ट होता तो उसमें लिखा पिछले एपिसोड में आपने देखा, अब आगे, तो वही पिछले एपिसोड आपने देखा। तो जब एग्जैक्ट होता था तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे? इसका जो जनरल सोल्यूशन निकलता था वो था इंटीग्रल एम डी एक्स, वो एम के साथ डी एक्स लिखा होता है, और वाई यहाँ पर कांस्टेंट लिखते थे, और प्लस इंटीग्रल एन डी वाई क्या करते थे इसमें? लीविंग द टर्म कंटेनिंग एक्स, लीविंग टर्म्स कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तो था ना। कंटेनिंग एक्स का मतलब किसी भी तरीके का एक्स हो कॉज एक्स हो, जिसमें वो है। बोले अच्छा एक्स हो, भागो यहाँ से, भगा दिया उसको। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था। अब कह रहे हैं कि मान लिया वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? हम किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होके इंटीग्रेबल हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटेड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसको आप इंटीग्रेट करिए। तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है, उस नंबर को क्या कहते हैं? नाम बताया गया था। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फंक्शन जिससे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और एग्जैक्ट हो जाए। एग्जैक्ट हो जाए मतलब वो इंटीग्रेबल हो जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक वर्ड आया था जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था तो उसमें एक वर्ड था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर वो इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या होगा, उसके अलग अलग रूल हैं। तो पहला हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखो, रूल 1 क्या होता है? 5-6 रूल हैं। ठीक है। पहला रूल ये है कि इन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस इफ लिखेंगे, इफ इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, कैसे जानेंगे? बगल वाले से एग्जाम टाइम पूछ लेंगे, एग्जैक्ट है? बोले एग्जैक्ट समझो नहीं आ रही है ये। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है मतलब कैसे टेस्ट किया आपने कि डेवर एम अपान डेवर वाई इज नॉट इक्वल टू डेवर एन अपान डेवर एक्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? कहते हैं कि इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, दैट इज, मतलब ये चेक किया आपने, एंड इट इज़ होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि m के जितने भी टर्म हैं वो सब सेम डिग्री के हैं और n के टर्म भी उतने ही डिग्री के हैं। अगर होमोजीनियस है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपान mx प्लस एन वाई, mx प्लस एन वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ही ये। ठीक है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इस नंबर से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। और एग्जैक्ट बन जाएगी तो हम इसको अपने पुराने एग्जैक्ट वाले रूल से लगा लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक कैसे करेंगे कि अगर एग्जैक्ट नहीं है और डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब हम जानते हैं एक ऐसा फैक्टर जिससे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है। इंटीग्रेबल होने का मतलब होता है वो पहले एग्जैक्ट हो जाएगी और एग्जैक्ट होने के बाद एग्जैक्ट का रूल लगा देंगे। तो इसका कंसेप्ट समझ में आया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। वैसे इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपके यहाँ दे दिया सो दैट इज नॉट एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट। या आपको लिख दिख रहा है, हाँ कोई नियम नहीं है आप हम्म हम्म कर दीजिए। अगर केवल कहा जाए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप वेरिएबल सेपरेबल चेक कर लीजिए, होमोजेनियस चेक कर लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए। दिया होगा टेस्ट दैट इज नॉट एग्जैक्ट तो आपको एग्जैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, देखने से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के फॉर्म में दिख रहा है ये, तो हम लेकिन 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 अगर डी आर डी एक्स निकालेंगे तो ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, तो होमोजेनियस दिख रहा है। तो वाई को वी एक्स रख करके जो रूल होता है लगा दीजिए, वो भी लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नियम है। अब इसको किससे, आंसर वही आएगा भाई। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग बाई किससे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये कंपेयर कर दिया हमने इससे। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर वाई, और n की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपको दिखाना पड़ेगा ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए, डेवर m पान डेवर y, क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर आएगा ना। अरे कैसे चेक करते हैं भाई, वो तो डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, यो को डेवर कहते हैं, अच्छा यो डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आवा, हम तो भूल गए रहन। डेवर एन अपान डेवर एक्स क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एज डेवर m अपान डेवर y, कुछ लोग डेल पढ़ते हैं बार बार बता रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू डेवर एन अपान डेवर एक्स, सो इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट तो नहीं है। तो जब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको इसको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका, बोले अभी रूल 1 आप बता रहे हो तो सिंपल सी बात है, इसमें तो रूल 1 ही लगेगा। देखो, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3। डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स वाई की पावर को ऐड करके देखा जाता है। इस टर्म की डिग्री 3, इसकी 3, होमोजीनियस है, यानी इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस होगा तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्ट, इसको ही क्वेश्चन 1 डाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाए, ठीक है। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका क्या हमने फॉर्मूला बताया अभी, 1 अपान एम एक्स प्लस एन वाई। 1 अपान m बोले तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस y से मल्टीप्लाई करना है किसको, n बोले तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 अपान, अभी तो मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। क्या आएगा ये, एक्स क्यूब वाई ब्रैकेट खोलो माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू पावर 4, दिस इज कैंसिल आउट, माइनस 1 अपान वाई टू पावर 4। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। मतलब इस फैक्टर से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगी, यानी सॉल्व हो जाएगी, यानी एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी माइनस 1 अपान वाई टू पावर 4, करो इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखो ध्यान से, माइनस 1 अपान वाई टू पावर 4
को मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर ले जाओ, तो जब अंदर जाएगा, देखो ध्यान से, इसके नीचे जाएगा ये, तो क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब आएगा, ये अंदर जाएगा, इस डी एक्स के साथ गया, और ये प्लस हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो एक्स क्यूब अपान वाई टू पावर 4 प्लस 1 अपान वाई आएगा, डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर कंपेयर करना पड़ेगा, इसको नोट करिए। अब इसको किससे कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दो, कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब एम एन तो ना कहो, क्योंकि एम एन पहले यूज कर चुके हैं, तो कंपेयरिंग विद एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब, और एन डैश की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब अपान वाई पावर 4 प्लस 1 अपान वाई। अब इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, डेवर एम डैश अपान डेवर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में। बताइए वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक्स क्यूब है, वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉपी पेन चलाइए, देख के नहीं, फटाफट बताइए। क्या आया, -2x। वाह, आप जैसे स्टूडेंट को गुड देना चाहिए, ऐसे हम ऐसे गुड देते हैं, कैसा लगा। नहीं, मैं एक स्टूडेंट को गुड दे रहा था, इधर देखिए, तो हमने इतना लिखा और पेन की इंक खत्म हो गई, तो हमने ध्यान से देखा वर्ड को, हम कह रहे वाह काम की चीज़ है, हम कहा यही ठीक है, तुम ले जाओ। बोले क्यों सर, हम कहा गुड में 4 वर्ड होते हैं, 3 दे दिए 75%, केवल डी तो गायब है। अरे भैया, इसको वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो डेवर अपान डेवर वाई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू पावर -3 लिखा हुआ है। जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट है, x से क्या मतलब है, तो इसको जब करोगे तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, डिफरेंशिएशन -3 वाई टू पावर -4 होगा, यानी कि 3x स्क्वायर अपान वाई टू पावर 4 आएगा। ये वाई पावर 3 था ना, हाँ वाई पावर 3 था, सही कहा ना मैंने, हाँ सही कहा। अब जरा डेवर एन डैश अपान डेवर एक्स करो, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये भाई साहब है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट होगा ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर अपान वाई टू पावर 4 आएगा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे हियर डेवर एम डैश अपान डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन डैश अपान डेवर एक्स, सो इट इज एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट। देखिए वैसे ही ये एग्जैक्ट हो गया है, आपको चेक ना भी करें एग्जैक्ट लिख दें तब भी हो जाएगा, लेकिन नंबर एग्जाम में काट लेगा, एग्जैक्ट चेक तो करना पड़ेगा ना, आप कह रहे हो एग्जैक्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट हो गया तो इसके लिए इसका सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये बड़ा हो गया, चिंता मत करिए, अभी इनके चाचा आएंगे, ठीक है, चाचा आएंगे, उनका केवल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, चिंता नहीं करिए, आगे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, बोले बिटिया अभी वहाँ से निपटो, आओ आओ बता रहे द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। भाई सेमेस्टर 2 में है, भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, क्या होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल एम डैश डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डैश डी वाई, यहाँ क्या करेंगे, लीविंग द टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है ना, ये किताब में जितना भी लिखा हुआ है, इंटीग्रल एन क्या करके लिखा हुआ है, हमने तो कभी वाला तरीका बताया नहीं, इंटीग्रल एन माइनस एम डी एक्स करके लिखा हुआ है, बड़ा कंफ्यूज करता है इसलिए हमने ये लिखा। देखो इंटीग्रल एम डैश की वैल्यू क्या है, एम डैश ये है भाई सब ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डैश में वो टर्म आपको गायब कर देना है जिसमें एक्स होगा,
कौन से टर्म में एक्स है? एन डैश में लिखा है लीविंग द टर्म ऑफ एक्स, जिसमें भी एक्स हो, इसमें एक्स है ना, तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1/y dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रल बताइए एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा? भाई वाई को कांस्टेंट ले रहे हैं ना, तो -1/y³ तो अलग हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3 और प्लस 1/y का इंटीग्रल log y इज इक्वल टू c हो गया। -x³/3y³ प्लस log y इज इक्वल टू c। तो ये आपका सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आई बात? नहीं आई? कि अगर कोई फंक्शन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट बनाया जाएगा। इसी का लिए कहा गया रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। रूल ये है कि अगर वो जो है एग्जैक्ट नहीं है और ये आपका होमोजीनियस टर्म्स हैं, सभी टर्म्स सेम डिग्री के हैं, तो उसके लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब वो बात की बात है ना, फिलहाल जिस रूल के बारे में बात कर रहे हैं वो बताइए ना। अब नहीं है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, फिर वो उसकी चेकिंग अलग होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है x² y - 2xy² dx -x³ - 3x² y dy इज इक्वल टू 0। हमने कहा जब लिख करके आया तो सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल चेक किया, इज इट पॉसिबल। इसके बाद हम देख रहे थे ये होमोजीनियस है, 3 डिग्री का ये भी है, 3 डिग्री का ये भी है, तो आप होमोजीनियस के तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हो सकता है y को vx रख के पूरा सॉल्व करने के बाद भी इंटीग्रेट ना हो पाए, इंटीग्रेट होने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको एग्जैक्ट मेथड से कैसे लगाएंगे? किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको डाल दीजिए फिलहाल। अच्छा, अब इसे कंपेयर किया हमने तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x² y - 2xy²। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस को अंदर ले जाओ, -x³ प्लस 3x² y। अब इसको होमोजीनियस है या नहीं है उसके लिए तरीका हमने क्या बताया कि डेवर m अपान क्या करेंगे डेवर y करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या ये आएगा? ये x² होगा, y का 1 हो जाएगा, इसमें माइनस का 4xy आएगा, और डेवर n अपान डेवर x करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा? -3x² और प्लस इसको x के करेंगे कितना आएगा? 6xy। क्या है? दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे डेवर m अपान डेवर y इज नॉट इक्वल टू डेवर n अपान डेवर x, सो इट इज नॉट एग्जैक्ट। भयंकर रूप से यह एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, ये एग्जैक्ट नहीं है, चलिए चेक हो गया। तो अब चूंकि एग्जैक्टिव फॉर्म में चेंज करना है आपको, तो जरा देखिए ध्यान से। m की डिग्री कितनी है? 3। ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, यानी इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर वो इंटीग्रेबल हो जाता है, इसका मतलब होता है। तो ये वैसे कर ले, तब नहीं होमोजीनियस क्या निकल, नहीं, वो होमोजीनियस लैम्डा रख के नहीं करना। देख लीजिए बस, कुछ नहीं, आप देख लो सभी टर्म होमोजीनियस है कि नहीं है, बस वैसे नहीं निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1/mx प्लस ny, यानी 1/x से मल्टीप्लाई m का करेंगे, डाइट कर देना, डाइट कर दो। देखिए जब m का मल्टीप्लाई x से करो क्या हो जाएगा? ये x³ y - 2x² y² होगा। कैमरा उधर जाओ। और फिर n का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? y से, तो आएगा -x³ y प्लस 3x² y²। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा? 1/x² y² आ गया। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/x²
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चेक करते रहना कि मतलब ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी क्या हमसे तो अक्सर गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अपान में आएगा ना, इसको ऐसे कर दें हम, एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो गया। dx माइनस एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/y माइनस ये क्या बचेगा 2/x dx, और माइनस ये क्या बचेगा x/y स्क्वायर माइनस ये 3 बचेगा 3/y बचेगा dy इज इक्वल टू 0। तो यही इस फॉर्मेट में आया। ठीक, इसको किससे कंपेयर करेंगे, पहले नोट करिए इसको। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विद आप m भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि mdx नहीं लिख सकते, वो तो स्टैंडर्ड नाम है। जैसे कोई डिफरेंस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कहीं भी आती है, हम ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब थोड़ा अच्छा लगेगा, एक ही परिवार में अभी m आए थे, दोबारा फिर वो m आ गए, तो चेंज कर देते हैं। तो क्या किसे करेंगे, m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किया तो m डैश की वैल्यू क्या आ गई 1/y माइनस 2/x, और n डैश की वैल्यू क्या आ गई माइनस x/y स्क्वायर प्लस 3/y। अब क्या करेंगे, डेवर m डैश अपान डेवर y करेंगे। बताइए, यही तो आएगा ना, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, क्या आएगा इसका, बोली तो नहीं, बचपन पढ़ा था हमने सेमेस्टर 1, माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, ये y नहीं है 1 है, और ये 0 हो जाएगा ना, धन्य हो हैं। और आप कह रहे थे आपकी मैथ बहुत अच्छी है, बोले ना अच्छी है नहीं थी, अभी तो बड़े हो गए ना हम। भाई बचपन में जब क्लास नर्सरी वगैरह में स्टूडेंट 90-100 नंबर आते थे, क्या 90 तो लिखा था, और 10 नंबर अच्छी राइटिंग किए अलग से, और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे वैसे वैसे नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। एन एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस 1/y स्क्वायर हो गया, तो आप लिखेंगे एज डेवर m डैश अपान डेवर y इज इक्वल टू डेवर n डैश अपान डेवर x, सो इट इज एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट। अब अगर एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन निकाला जाए। अब इसका चूंकि अपने एग्जैक्ट बता दिया है, अब इसका निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कहेंगे या पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे, बोले उसमें क्या है, कॉपी में ऐसे जैसे सोल्यूशन एग्जाम्पल लगा होगा क्वेश्चन में, ऐसे देख लेंगे, या बोर्ड में आगे वाले देख लेंगे जो लगा रहा होगा, और आगे वाला पीछे वाले देख रहा है। अभी हम बता रहे हैं जनरल कहेंगे पर्टिकुलर कहेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल m डैश डी एक्स, वाई को हम क्या यहाँ मानेंगे कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल n डैश डी वाई लीविंग द टर्म कंटेनिंग x। हाँ बार बार लिखना पड़ेगा भाई, बार बार भयंकर रूप से लिखना जरूरी है, अदरवाइज इसका मेथड तो कुछ किताब में बड़ा भयंकर लिखा हुआ है। ये इंटीग्रल ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, एन डी वाई नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इंटीग्रल n माइनस डेवर u अपान डेवर x डी वाई, ऐसे लिखा है ना, हाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो ये टफ पड़ेगा ना, इसलिए हमने सिंपल बात बताई है।
देखो ध्यान से, इंटीग्रल एम डैश की वैल्यू क्या है, एम डैश है आपका 1/y माइनस 2/x dx प्लस एन डैश का वो टर्म जिसमें x ना हो, इन भाई साहब में x है, इनका कोई मतलब नहीं है, 3/y लिखेंगे, 3/y dy। y का मतलब x का कोई फंक्शन अगर लेते हैं तो उसको नहीं लिखना है आपको, ऐसा नहीं केवल x होगा, मतलब किसी भी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई में x किसी रूप में है, log x है, sin x है, वो टर्म बिल्कुल गायब कर दिया जाएगा। देखिए अब बताइए x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, 0। नहीं तुम बताने जा रहे थे ना कुछ वही। हाँ तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा ये बताइए, यानी x/y हो जाएगा ना, और -2 1/x का क्या होगा log x प्लस 3/y का 3 log y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही आपका सोल्यूशन हो गया। अब चाहो तो एलसीएम ले लो और चाहो तो एलसीएम ना लो, कोई जरूरत है नहीं एलसीएम लेने की, यही आंसर छोड़ दो। अब क्वेश्चन होता है एक जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है। देखो ध्यान से, अगर कांस्टेंट आप सी लगा रहे हैं ना तो सी कुछ भी हो सकता है ना, तो ये जनरल सोल्यूशन है। जब कभी भी x और y की वैल्यू दे देते हैं वो कहीं पर, जैसे x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x का मान 2 रखो यहाँ पर, y का मान 3 रखो यहाँ पर, और रख करके c की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, और वो पर्टिकुलर वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। पर्टिकुलर मतलब होता है पर्टिकुलरली वो एक स्पेसिफिक वैल्यू सी की होगी, और जनरल मतलब होता है कि सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये पहला टाइप हो गया रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म में, समझ में आ गया होगा। अब समझ में बोले तो आ गया, लेकिन स्टोरेज में वो बना रहे, वेपराइज ना हो जाए, ठीक।